आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो सब्सटेंसेस मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, अपने थ्रू पास करने देते हैं, वो मेरे पास क्या होते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है, और जो सब्सटेंसेस मेरे को इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ कंडक्टर्स की, अब मेरे पास जो ये कंडक्टर्स हैं, ये मेरे पास दो तरह के कंडक्टर्स आते हैं। सबसे पहले तरह के कंडक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की, तो ये जो मेरे पास सब्सटेंसेस हैं, ये कंडक्ट तो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, हमने देख लिया क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं। ठीक है, पर अब इसमें हमारे पास मेन चीज़ क्या हो गई, ये कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डीकम्पोजिशन। ठीक है, जो भी हमारे पास डीकम्पोजिशन हो रही है, अब ये डीकम्पोज, जैसे कि अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है बट वो डीकम्पोज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अब अगर मैं बात करूं कि इनके एग्जांपल्स कैसे कैसे हैं हमारे पास, इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास जैसे कि मेटल्स हो गए, मेटल, ग्रेफाइट। ठीक है, और हम बात कर सकते थे सर्टेन मिनरल्स की, तो ये सब मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है इसमें कि इसमें जो कंडक्टेंस है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, वो क्यों आती है? तो इनमें जो कंडक्टेंस है वो इसलिए आती है, रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारे पास क्या आएगी? कंडक्टेंस आएगी। ठीक है, ग्रेफाइट और कुछ मिनरल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज उनमें प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की, बट मेटल्स जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब मेरे पास ऑब्वियस सी बात थी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, कि ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट ये साथ साथ क्या करेंगे? दे विल अंडरगो डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये अंडरगो करते हैं डीकम्पोजिशन, जिसके कारण मेरे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब भी करंट इनसे पास होगा तो ये जो है डीकम्पोज कर जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। अब अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं, तो इनके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस, बिकॉज हमें पता है इनके बारे में कि ये जब भी मैंने वाटर में डालूंगी तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, राइट? सॉल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि डिसोसिएट होते हैं किसमें? डिसोसिएट होते हैं आयंस में। तो इसमें रीज़न क्या है कंडक्टेंस का? इसमें हमारे पास कंडक्टेंस का जो रीज़न है वो है मेरे पास कि इसमें मेरे पास क्या है? आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, और अगर आयंस प्रेजेंट होंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो आएगी। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो है मेरे पास, जो हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कह सकती थी मैं, तो वो भी मेरे पास 3 तरह के आते हैं। ठीक है, तो इनके 3 तरह
के कौन से होते हैं, पहले तो होते हैं जो मेरे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो डिसोसिएट करेंगे ऑलमोस्ट कम्प्लीटली किसमें, एक्वस सोल्यूशन में, अपने आयंस में, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर सकती थी, यहाँ पे मैंने लिखा कि बेसिस, सॉल्ट्स, है ना, एसिड्स, तो जितने भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स हैं वो सभी इसमें आएंगे। जैसे कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ तो एक है H2SO4, HCl, ये मेरे को पता है कि हाइड्रोजन आयन में और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, और वैसे ही HCl, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ KOH की, NaOH की, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। फिर मेरे पास NaCl जैसा सॉल्ट, ठीक है, KCl जैसा सॉल्ट, ठीक है, MgCl2 जैसा सॉल्ट, ये सारे मेरे पास क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, और ये भी मेरे पास क्या है, अच्छे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास जो इनकी आती है वो आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो बहुत लो होती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो सोल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, या फिर हम कह सकते थे यूरिया एटसेट्रा। तो ऐसे जो कंपाउंड जब हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो मेरे पास आती है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हमारे पास, ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं कंडक्ट करते, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इनके एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, जो मेरे पास अफेक्ट कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को, ठीक है, या फिर हम कह सकते थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की। जो हमारे पास सबसे पहला फैक्टर आता है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हमने देखा अभी ऊपर यहाँ पर कि हमारे पास देखो यहाँ पर 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूँगी तो मेरे पास ज़्यादा डिसोसिएशन होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट लूँगी तो कम डिसोसिएशन होगी। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेरे पास प्रोड्यूस होगा वो लार्ज एक्सटेंट में होगा, राइट। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ तो वो ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है और मेरे को जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है वो लार्ज मिल रहा है। और इसी तरह से अगर मैं देखूँ कि अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेती हूँ, तो अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लूँगी तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सटेंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में, ठीक है। अब अगर मेरे पास जो सॉल्यूशन है अगर वो मेरे पास लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज़्यादा डाइल्यूट होगा, तो जो कंडक्टेंस है उसकी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास मोर डाइल्यूशन है, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन, तो मेरे पास उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, वो होगी ज़्यादा, ठीक है। मोर इज द कंडक्टेंस, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो लेस है लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे,
पर अगर हम बात करेंगे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो इंक्रीज करती रहेगी इस पे डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो इसीलिए डाइल्यूशन के साथ साथ मेरे पास जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो है टेम्परेचर, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो डिसोसिएशन होगी जो इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या करती है, मेरे पास इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास डिसोसिएशन जो है एक इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब कि अगर वो आयंस में ज़्यादा आ रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, हेंस मेरे पास क्या होगा कि जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी उन पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगर मेरे पास जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो पोलर होगा, तो मेरे पास जो आयनाइजेशन है वो ज़्यादा होगी, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा आयंस बनेगी, सॉल्वेंट जो है वो पोलर है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास जो उसकी कंडक्टेंस है तो वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कि मेरे पास जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी है वो क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास विस्कोसिटी कम होगी, इट मीन्स कि मेरे पास फ्रिक्शन जो है वो कम है सॉल्वेंट में, राइट। वो ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं आयंस उसमें, तो lesser the viscosity, more is the conductance, ठीक है। रीजन बीइंग कि मेरे पास जो विस्कोसिटी है वो होती है, वो मेरे पास होती है एक तरह से फ्रिक्शन, ठीक है, कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो आयंस है उनका फ्लो जो है वो रोक रही है। तो अगर मेरे पास वो जो ऑपोजिट फ्लो है वो कम होगा, तो मेरे पास जो कंडक्टेंस है आयंस की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड। एफ पार्ट है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो आयनिक साइज है वो ग्रेटर होगा, तो उनके जो सॉल्वेशन है वो भी ग्रेटर होगी। दैट सॉल्वेशन का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन, सॉल्वेशन जो है, सॉल्वेशन से हमारा मतलब ये होता है कि इसका कॉम्बिनेशन विद आयंस एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन। तो अगर मेरे पास साइज ज़्यादा होगा आयन का, तो सॉल्वेशन भी ज़्यादा होगी, एंड हेंस मेरे पास जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ फैक्टर्स थे जिन पे मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को, ठीक है। याद है हमने दो तरह की कंडक्टेंस पढ़ी थी इस वीडियो के शुरुआत में, तो ये देखो, ये हमने दो तरह की कंडक्टेंस पढ़ी थी। इलेक्ट्रोलिटिक तो हमने पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्या थी कि मेरे पास सब्सटेंसेस अंडरगो कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, बट उनमें डिकम्पोजिशन जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन ऐसे कंडक्टेंस को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये जो फैक्टर्स आते हैं वो है यहाँ पे नेचर एंड
स्ट्रक्चर, ठीक है, कि दैट इज कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है वो मेटल्स में दिखती है, तो ए ऑफ मेटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारे पास कि मेरे पास उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितना इजीली वो लूज करेगा उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। और सी पार्ट जिस पे हमारी जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस थी वो भी डिपेंड करती थी, वो है टेम्परेचर, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ मेटल, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ मेटल जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये था मेरे पास जो फैक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंडक्टेंस है हमारे पास वो होती क्या है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, अंडर कंडक्टेंस, जो कि आता है कि कंडक्टेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है। अब रेजिस्टेंस हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो होती क्या है, हिंड्रेंस, जो कि एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा इन पैसेज ऑफ करंट, ठीक है, करंट को फ्लो करने से रोकेगा, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और उसे हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आर, राइट। और हम इवेल्युएट कैसे करते हैं रेजिस्टेंस को, हमारे पास एक लॉ आता है ओम्स लॉ, जो कि हमें पता है, ठीक है। वहाँ से हमारे पास जो V है इक्वल टू होता है आई आर के, और यहाँ से जो मेरे पास आर आएगा वो क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन आई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मेरे को रेजिस्टेंस की यूनिट्स लिखने थे तो मैं देख सकती हूँ कि जो वोल्टेज है वो मेरे पास वोल्ट्स में है, करंट जो है मेरे पास एम्पियर में है, तो वोल्ट्स पर एम्पियर जो है वो इसके क्या हो गए, यूनिट्स हो गए, ठीक है। इसे वर्क के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हम इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरे पास आई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मेरे पास रेजिस्टेंस को वर्कआउट करने का एक और मेथड होता है, ठीक है, जो होता है कि मैं एक तो इसे बोल दूं कि मेरे पास जो आएगी यहाँ पर वो आएगी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मेरे पास वो किसकी है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, ठीक है। वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इट मीन्स कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय, तो हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं रो, जो कि इनटू L बाय। अब ये जो रो है मेरे पास, ये रो क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो है ही, और साथ में हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोलते हैं कि ये है मेरे पास रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आती है किसकी, कंडक्टेंस की, कि मेरे पास सबसे पहले तो जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्स होती है किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये जो है ये मेरे पास आएगा कंडक्टेंस, ठीक है। अब जैसे रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टिविटी थी, तो अब अगर मेरे पास ये जो इसकी रेजिस्टिविटी है उसको मैं इन्वर्स कर दूं तो ये मेरे पास क्या बनेगी, कंडक्टिविटी, राइट। और इसी कंडक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, जिसे हम बोलते हैं कापा, ठीक है। और इसका फॉर्म अब वैसे ही मेरे पास कितना आया फॉर्म, सॉरी मतलब कि मेरे पास क्या आया यहाँ पे कि जो मेरे पास कंडक्टेंस है G वो इक्वल है किसके, 1/R के। तो इस फॉर्मूला से मेरे पास क्या आया कि A/ρ × L। अब 1/ρ मेरे को पता है कि ये क्या है,
ये है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इंटू A/L, तो ये मेरे पास क्या आई, कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर मेरे को कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन को डिफाइन करना था तो वो क्या है मेरे पास, वो है कंडक्टेंस किसी सॉल्यूशन की जिसकी जो मेरे पास लेंथ है वो कितनी है, स्टैंडर्ड लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो एरिया है मेरे पास उसका वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते थे। एक इसकी डेफिनेशन है, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। अब हमारे पास इसी कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें क्लासिफाई कर सकते थे 4 कैटेगरीज में। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी तो आएगी कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स मेरे पास वही सब्सटेंसेस हैं जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो वो होंगे मेटल्स, ठीक है, अलॉयज, ये सब। फिर जो मेरे पास सेकंड कैटेगरी आती है वो मेरे पास आती है इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इंसुलेटर्स मेरे पास क्या है, जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते या जिनकी पुअर कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ग्लास, सिरामिक्स। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी जो मेरे पास आती है वो आती है मेरे पास सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब जो मेरे पास सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो मेरे पास कंडक्टिविटी है वो इन दोनों के बीच की कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे पास इसके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि मेरे पास सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन जो मेरे पास डोप्ड होगा किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। ठीक है, और वैसे ही गैलियम आर्सेनाइड आती है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या रहती है मेरे पास, बीच में रहती है किसके, इन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के, आर्सेनाइड। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी आती है वो आती है मेरे पास सुपर कंडक्टर्स की। तो मेरे पास जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो मेरे पास क्या है कि जो कंडक्टर्स, ठीक है, जिनकी मेरे पास क्या होगी, ज़ीरो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी, ज़ीरो रेजिस्टिविटी है उनकी। ठीक है, और मेरे पास जो उनकी कंडक्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो मेरे पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशंस लें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की तो वो सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास था अबाउट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।